Today's podcast is about the only way to be successful. And this is one of the secrets which people are not willing to tell you, or they don't know even, but yet they are following it unconsciously. एक ऐसा रहस्य मैं बताने जा रहा हूं जो लोग या तो अनकॉन्शियसली फॉलो करे जा रहे हैं और उसका उन्हें ज्ञात नहीं है, और अगर पता है तो बताते नहीं है। पहला वाला ज्यादा सही है। इस दुनिया में जितने भी कर्मयोगी हैं वो कभी भी कर्म के फलों से अटैच नहीं होते हैं। अब आप कहोगे ये तो बहुत नॉर्मल बात बोल दी। ऐसा नहीं है। देखिए, आप इमेजिन करिए आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड है और उसमें एक लकीर खींचिए, एक लाइन खींचिए, और लकीर के पहले हिस्से पे लिखिए पॉइंट ए और आखिरी हिस्से पे लिखिए पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है वो फेलियर है, पॉइंट बी जो है वो सक्सेस है। पॉइंट बी पे आपका BMW कार और मटेरियल ऐशो आराम जितने भी आइटम्स हैं सब वहीं पे डाल दीजिए। घूमना फिरना, लड़कियां वड़कियां, सब कुछ जो भी है, आपको जो भी आप पैसे को यूज करके करेंगे वहां पे पॉइंट बी पे डाल दीजिए। वो कर्मों के फल हो गए। इस पॉइंट ए पे अगर हम वापस आए तो यहां पे आप शुरुआत कर रहे हो। अब क्या होता है कि आप पॉइंट ए से शुरुआत करते हो क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई क्राइसिस हो रखा है इस वजह से, या फिर आपका डिजायर बहुत ज्यादा है, लालच है। दो ही चक्कर हैं जिसकी वजह से आप नाटक करते हो, एक्शन लेते हो। या तो डिजायर बर्निंग लेवल पे पहुंच चुका है, या तो क्राइसिस है। इसके अलावा और कोई पथ नहीं होता है बदलाव लाने का। अब आपका कहना यह है कि गोल को हमेशा याद रखो। गोल क्या है? BMW। ऐसा नहीं है। जो यात्रा है, जो लकीर है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की, उसमें ही आपको मजा आना चाहिए, वो ही आपका गोल होना चाहिए। और सही बात तो मैं आपको यह बताऊं कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी ढंग का किया है, वो कभी भी बी से प्यार नहीं करते हैं, वो यात्रा से प्यार करते हैं। वो उनका जो लक्ष्य है वो यात्रा ही लक्ष्य है, वो यात्रा ही डेस्टिनेशन है। अब ये जो यात्रा है बेसिकली, इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गिटार सीख रहा हूँ। अब गिटार सीख के फिर मैंने वो धुन बजानी है, वो मेरा लक्ष्य है, पॉइंट बी है। और मुझे वो धुन बजानी है और मुझे गिटार सीखना है, तो अभी मुझे वो धुन नहीं आती, मैं फेलियर हूँ उस धुन में। अब क्या होगा, जैसे मैं गिटार सीखूंगा तो मैं वो सीख जाऊंगा और उसके बाद वो धुन निकाल लूंगा, वो गाना बजा लूंगा जो गाना मैं सीखना। आपको गाना सीखना है और आपको एक ये आपका लक्ष्य है कि आपको गाना सीखना है। और पॉइंट ए क्या है कि आपका लक्ष्य वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे बस ये है कि आपको गाना सीखना है किसी भी तरीके से। पॉइंट ए क्या है? आप फेलियर हो। ठीक है। अब क्या होता है कि एक गाना जब आप सीखते हो तो आपको सीखने का जो प्रोसेस है, जो यात्रा है, वो क्या है कि आपने ये ट्यूटोरियल खोला, फिर एक एक चीज कॉपी करी, पॉज किया, फिर देखा, फिर पॉज किया, फिर देखा, ये यात्रा है। फिर एक कॉर्ड बजाया, एक स्ट्रिंग बजाया, ऐसे करते करते आपने पूरा अलग अलग स्टेप्स को कॉन्कर किया। फिर लास्ट में होलिस्टिक अप्रोच में वो गाना आपको आ गया। अब ये जो प्रोसेस है, ये यात्रा जो है, इसी से आदमी को एडिक्शन हो जाता है।
जो फेलियर है उसको एडिक्शन होता है, उसका लक्ष्य जो होता है वो होता है BMW। लेकिन जो व्यक्ति इसमें कारों में जो घूम रहा है, इनका लक्ष्य नहीं होता है कि इनको BMW चाहिए, इनको कुछ नया चैलेंजिंग चाहिए होता है कि अच्छा ठीक, अब ये हो गया तो अब कुछ और चैलेंज चाहिए। चैलेंज क्यों चाहिए? क्योंकि वो यात्रा वो दोबारा करना चाहते हैं, उनको यात्रा में ही मजा आता है। और आइडियली आपको यात्रा में मजा आना चाहिए। अगर आपको यात्रा में मजा आ गया तो समझ जाओ कि आपको लाइफ में मजा आ गया। कई लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कभी चीजों को कर ही नहीं पाते, आज करेंगे कल करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि यू ईदर डोंट हैव डिजायर, बर्निंग डिजायर, or you don't have crisis enough to take an action. So when you are near to that grave, to that qabr, then you are taking that action. अब आपके पास मान लो एक साल का पूरा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। अब आप कहोगे अरे यार कौन करे, कल करेंगे परसों करेंगे। लेकिन अगर आप सोचो आपका अगले महीने आपको रेंट देना है 20,000 रुपए, अब क्या करोगे आप? बाप रे बाप, अब आपको हाथ पैर चलाने। अब आप नेटफ्लिक्स देखोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। अब आप मूवी देखने जाओगे, बीवी के साथ रोमांटिक बातें करोगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। अभी आपका ध्यान ये सब चीजें खींच रही हैं, वो सब नहीं खींच पाएंगी। हमेशा ध्यान रखिए कि यात्रा जो है उसी के पीछे ये लोग दीवाने हैं। वो जो यात्रा है अलग अलग बिजनेसेस को ग्रो करने की, वो ही एक मजा आ रहा है उनको। अलग अलग नई नई चीजें इनोवेट कर रहे हैं। अभी आईफोन ये आया, फिर नया आईफोन आया, फिर ये आईफोन आया, फिर ये आईफोन आया। इनोवेशन, दे आर ट्राइंग टू डू इनोवेशन। यू आर थिंकिंग कि हाँ उनको इनोवेट करना है, कुछ नया लाना है। अरे उनको नया लेना आना है। दे डोंट वांट टू ब्रिंग एनीथिंग न्यू, दे आर जस्ट, वो तो एक बहाना है कि नया आएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस है कि कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये जो लेवल की सोच है ये लानी जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो आप देखो कि ट्वीक्स एंड ट्विचेस होते हैं, उसको करके बेहतर किया जाता है। इंस्टाग्राम 1.2, अब जैसे रील्स अगर आप देखो या इंस्टाग्राम यूट्यूब के शॉर्ट्स देखो, तो ये लोग एल्गोरिथम को अब अपडेट करते जा रहे हैं। आपने पता नहीं ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, यूट्यूब शॉर्ट्स में अगर आप एक चैनल का वीडियो देख लेते हो तो उसी जॉनर का दूसरा वीडियो उसी चैनल का आपको दिखाएंगे। मतलब एक वीडियो किसी चैनल से देखा तो उसी चैनल में दूसरे अगर वीडियोस हैं जो उससे रिलेटेड है तो वो दिखाने चालू कर देंगे। आजकल होने लगा है, ये पहले नहीं होता था। अगर मैंने मान लो आयुष्मान खुराना का कुछ देखा तो अब उसी चैनल में से आयुष्मान खुराना का कुछ होगा तो वही दिखेगा मुझे। अगर उस चैनल में आयुष्मान खुराना का नहीं होगा तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप वही करिए जो ये हिट हुआ है, उसी से सिनोनिमस पर्यायवाची में कुछ बनाते रहिए। पर्यायवाची, समथिंग सिनोनिमस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फर्स्ट सक्सेस यू वांट टू क्रिएट एंड यू वांट टू ब्रिंग इट ऑन। तो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन। बट so these YouTube people, trying to make something new, trying to bring something innovative, but this is not about innovation. This is about trying to find that one challenge and trying to conquer that challenge, and then again get on with the new venture of a new challenge. एक नई यात्रा, एक नई जर्नी पर निकल चलो, एक नई चुनौती लेके आते हैं। बहुत बड़ा पैटर्न है जो मैंने नोट किया, और इत्तेफाक से मैं आपको बताना चाहता हूँ 95% एंटरप्रेन्योर्स को ये पता नहीं होता है और वो खुद कर रहे होते हैं ये। वो अपने आप से बहाने देते हैं हमें कुछ नया लाना है, हमें कुछ पुराना लाना है, नया लाना है, लेकिन एक्चुअली वो करना कर्म है। वो दे वांट टू बी इन दैट एक्शन मोड। कर्म करना चाहते हैं, वो कर्म करना चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं। अब वो बहाना है कि नया लाना है कुछ, वो कर्म करना चाहते हैं, वो यात्रा से प्यार करते हैं। मतलब पॉइंट ए पे अगर आप खड़े हो तो आप सोचोगे पॉइंट बी मेरा लक्ष्य है। पॉइंट बी तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, वो जो लाइन दिख रही है वही तुम्हारा लक्ष्य है, वही तुम्हारी डेस्टिनेशन है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब आता है यहां पे खेल। जब आप ये करने चलोगे तो आप एक चीज नोट करोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कि आपको यात्रा में पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख मिल रहा है, लेकिन मजा जो है वो पॉइंट बी में है। वो ललचा रहा है, उसको आपको देख के आपके मुंह से ये लार टपक रही है। लेकिन क्या हो कि
यात्रा पे ही आपकी लार टपकने लगे। तो अब दुख से सुख की तरफ यात्रा में कैसे जाएंगे? जो यात्रा है उसमें कैसे सुखी हो सकते हैं? अगर यात्रा में तुम सिर्फ सुखी ही रहोगे तो याद रखना कि यात्रा में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती खत्म हो जाती है अगर सिर्फ सुख रहता है यात्रा में। तो मतलब अगर आप कुछ इनोवेट कर रहे हो और अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो वो आदमी उससे प्यार ही करना बंद कर देगा, यात्रा से प्यार करना बंद कर देगा। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इतने बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सब जितने भी हैं, रसल ब्रंसन, फ्रैंक कर्न, ग्रैंड कार्डून, इतने बड़े बड़े लोग हैं, जेफ वॉकर, दे नीड समथिंग challenging in their life, and challenge comes with the pain. If the pain is not there, then it is equivalent to the goal they have decided at first. पहली बार में क्या गोल डिसाइड किया था? They have decided the goal BMW, right? BMW में क्या है? सुख है। कहीं से BMW में दुख है? कोई दुख दिख रहा है आपको BMW में? जब आप शुरू करते हो तो क्या BMW में आपको दुख दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन यात्रा में दुख है ज्यादा। सुख पता नहीं है कि नहीं, पता ही नहीं, लेकिन दुख तो है, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी है कि दुख तो है ही है, इसकी गारंटी नहीं है कि सुख है। लेकिन चैलेंज की फितरत यह है, चुनौतियों की प्रकृति यह है कि अगर किसी भी चुनौती में पेन नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान को चुनौतियों से कोई प्यार नहीं, उसको चुनौती ही नहीं कहा जाएगा। चुनौती का मतलब ही है पेन। और चुनौती में एडिक्शन है, यह बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी बात बोली मैंने। चुनौती इज द चैलेंज इज द एडिक्शन। व्हाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू, आपका वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है। यू वॉन्ट दैट बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड गो ऑन टू अनदर बिग प्रॉब्लम and then another big problem. You want to be in that zone again and again. उसी जोन में रहना है तुम्हें प्रॉब्लम चाहिए लाइफ में और उसको तुम्हें सॉल्व करना है। ये कर्म योगी की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैं बता रहा हूं। जो कर्म योग है हमारा, कर्म योग का मतलब क्या है? वो जो कर्म में एडिक्ट रहे। BMW में कोई कर्म है? वो तो एंड रिजल्ट है सर, उसमें थोड़ी कोई मजा है। वो तो घूमोगे बुद्धि वापस बेवकूफों वाली हो जाएगी आपकी। भाई बुद्धि का उपयोग होगा नहीं, सेंसरी में बुद्धि का कोई उपयोग नहीं होता है। एंड रिजल्ट जो है BMW, कार, लड़कियां वड़कियां, ड्रग्स, नशे, इसमें नशा कर लो, दारू पी लो, कोई बुद्धि का उपयोग है? अब बुद्धि का उपयोग करने में भी एक मजा आता है, उसी को वो यात्रा बोलते हैं। ये यात्रा जो है उसमें एक चैलेंज फाइंड करना होता है, उसके बाद उसको कॉन्कर करते जाना है। इंस्टाग्राम 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 आता जाएगा। कब तक आता जाएगा कोई अंत नहीं है। नई चीजें और क्या ऐड कर सकते हैं? रील्स ऐड कर दो, ये स्टोरीज ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, अच्छा ये भी ऐड कर दो, अब ये भी ऐड कर दो, टिकटॉक बंद हो गया, ये भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो, अच्छा और क्या ला सकते हैं? अब तो रील्स के ऊपर जो फेमस सेलिब्रिटी है उनका कॉमेंट भी आने लगा है, अगर आप रील स्वाइप करोगे तो। ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, सब कुछ ऐड कर दो। आप नई नई चीजें ऐड कर दो जो जरूरी है, और नए से नया बेहतर से बेहतर बनाते जाओ, बेहतर से बनाते। लोगों को लगता है उनको बेहतर बनाना है, लोगों को बेहतर नहीं बनाना सर। उन लोगों को, मार्क जकरबर्ग को बेहतर से कोई मतलब नहीं है। ही नीड्स अ challenge which is pointing towards better, that's it, but he wants a challenge, he is craving for this challenge। यात्रा से ही प्यार हो जाएगा इंसान को। और नया क्या कर सकते हैं? अरे प्राइवेट जेट, BMW, ये सब नहीं चाहिए भाई। कुछ नया क्या खरीदोगे? कितना खरीदोगे? एक प्राइवेट जेट खरीदने के बाद 10 प्राइवेट जेट थोड़ी खरीदोगे यार। हो गया ना, तुम्हारी वासना पूरी हो गई। सुंदर वाइफ मिल जाए, एक बहुत सुंदर सेलिब्रिटी से शादी करनी है, कर ली सेलिब्रिटी से शादी, अब क्या करोगे? सेक्स कर लिया, 2-3-4 बच्चे हो गए, अब बताओ क्या करोगे? ठीक है, जो भी बड़े से बड़ा मिलियनेयर है वो थोड़ा बहुत टेस्ट लेता है भौतिक का, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो यात्रा पे लगाता है। तो इसको बोलते हैं कर्मयोग। ये बहुत बड़ा साइन है। पॉइंट ए से पॉइंट भी नहीं जाना है, पॉइंट ए से वो जो लकीर दिख रही है ना व्हाइट बोर्ड में जो खींची थी, उस पर ही रहना है, उसी पे रहना, उसी में मरो, और कहीं नहीं जाना। बहुत बड़ी चीज है। कुछ नया क्या है जिंदगी में? अभी तो कर्मयोग बता दिया मैंने, अब लाइफ की बात करते हैं।
लाइफ में आपने समझ लिया भगवत गीता, आपने खुद को समझ लिया, अब आप कहोगे अब क्या करें, अब कोई चैलेंज ही नहीं है। हाँ समझ लिया, लेकिन जो मेरे अंदर ऊर्जा है, इस यूनिवर्स में, इस लोक में जो ऊर्जा है, उसका ये कहना है चाहे तुम होगे आत्मज्ञानी, चाहे तुम हो अज्ञानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूं, मुझे तुम्हारे अंदर से एक्सप्रेशन करवाना ही करवाना है। तुम्हारी ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ। The energy states itself that I have to express myself. Either you express me from your intellect or I will express through the genitals. या तो मैं जेनाइटल से यानी जो योनि है उससे निकलूंगी, और या तो मुझे बुद्धि से इस्तेमाल करो, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, नहीं तो मियां खलीफा, सनी लियोनी। भाड़ में जाओ। होगा तुम बाद में एक्ट्रेस बन गई बॉलीवुड की, वो ठीक है, लेकिन अब बनी कहाँ, आइटम गर्ल हो, जो भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनको कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। या तो आई विल बी डूइंग दिस, सी लेट्स टॉक अबाउट अ पॉर्न स्टार। यू आर अ पॉर्न स्टार, you have conquered all the 108 Kama Sutra positions, let's say. There are a lot of porn stars. These porn stars do not train themselves in Kama Sutra positions. Let me tell you. Then there are these porn stars who have trained themselves in Kama Sutra positions. So they had this challenge, they had this चुनौती, और वो चुनौती उन्होंने करी और ट्रेन किया, बैलेंसिंग और ये सब चीज़ें जो है सब कुछ करना चालू कर दिया, और उसके बाद फिल्म हुई, फिल्म हिट हुई, लोग पागल हो गए, कामा सूत्रा की सीडी चल रही है, बढ़िया, ये वो जो भी व्हाटएवर। अब तुम्हारे पास क्या चैलेंज है? आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ अ पॉर्न स्टार राइट नाउ। आपने सारी पोजीशंस कॉन्कर कर ली, अब तुम्हारे पास क्या चैलेंज है? अब क्या होगा? इसी वजह से ये पॉर्न स्टार्स फिर कोकेन करने लग जाती है। देखो, सेक्स तो तुम कर ही रहे हो, और स्पेशली जब तुम एक पॉर्न स्टार हो, सेक्स वेक्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जूस बन ही नहीं रहा है तुम्हारे अंदर। जैसे जूस बनता है तुम निकाल देते हो, वो फ्लूइड्स जो होते हैं जो आपको हॉर्नी फील कराते हैं, वो तो बन ही नहीं रहे। वो तो हर रोज का सेक्स है तो क्या, या हफ्ते की 2 बार शूट है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चाहे तुम एक कॉकेशियन से कराओ, इंडियन से कराओ, एशियन से कराओ, या फिर नाइजीरियन से कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लेजर होगा ही नहीं, खत्म। अब मैं कह रहा हूं कि क्या चैलेंज है? व्हाट इज द चैलेंज फॉर दिस पॉर्न स्टार राइट नाउ ओवर हियर? देयर इज नो ब्लडी चैलेंज। नाउ these people don't know how the energy works. These people don't know what is the quality of urja, what is the nature of urja, what is the programming of urja, what is the coding of urja, what is the rule and regulation of urja, what is the protocol of urja, what urja wants to say to you. एनर्जी का तुमसे क्या कहना है ये तुम्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि तुम कभी क्वेश्चन नहीं किया तुमने इंटरनल वर्ल्ड के बारे में। एनर्जी कैसे काम करती है? बुद्धि छोड़ो, शरीर छोड़ो, आत्मा छोड़ो, आत्मज्ञान छोड़ो, वो सब हटाओ साइड में। एनर्जी कैसे काम करती है? एनर्जी का सिंपल कहने का ये है कि भैया हम तो एक्सप्रेस होंगे, भाड़ में जाओ तुम। आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ, गो टू हेल। नाउ आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर राइट नाउ, कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, 1 बिजनेस, 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, उसको उसी मजा आ रहा है, नया चैलेंज चाहिए। एक पॉर्न स्टार के लाइफ में एक टाइम के बाद जाके सब चीजें रिपीटेड हो जाती हैं। अब उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, उसको पता तो है नहीं, तो अब वो ड्रग्स में चली जाएगी, ये चला जाएगा, जो भी है। नया क्या है तुम्हारे जीवन में? नया क्या है? तुमने बिजनेस कर लिया, नया क्या है? तूने पैसे कमा लिए, म्यूचुअल फंड समझ लिया, नया क्या है? स्टॉक मार्केट सीख ली, नया क्या है? क्या नया है? किस चीज में तुम्हारी बुद्धि लगी हुई है अभी? अब जैसे मेरे अगर आप साथ देखो तो मैं अभी क्या कर रहा हूं पिछले 7-8 साल से, मेरा कि मैं माइंड के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख रहा हूं, तो नई नई चीजें मुझे खुल के सामने आ रही हैं। जैसे एनर्जी को लेकर किसी ने बात नहीं करी आज तक,
मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने नई चीजें देखी होंगी कि कुछ मैंने नई चीजें दी है जो कहीं नहीं बांधी, जैसे लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ डुअलिटी, लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, लॉ ऑफ ग्रेविटी, हाउ इट इज अफेक्टिंग द माइंड. I have discovered a lot of laws. I'm going to write a book on this. But after discovering all these laws, let's say there are 16, 17 laws. Law of change, law of balance, law of entanglement, law of activity, law of momentum. I have discovered around 16, 17 like that. I have to still dig in deep in these कानून, और अभी भी वो चैलेंज मेरे पास है. तो अब सवाल ये आता है कि नया क्या है. आप अगर देखोगे तो मेरे एग्जाम्पल्स, एक ही टॉपिक में अलग अलग एग्जाम्पल देता हूं मैं, तो ये नया है मेरे लिए. मेरे लिए चैलेंज क्या है कि मुझे एक नया एग्जाम्पल बनाना है, वो मेरे लिए नया है. माइंड का एक नया एस्पेक्ट मुझे दिखा, वो मैंने दिखा दिया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सड़क पे बाइक चला के चलते हो तो आप दिल्ली में ट्रैफिक, या कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में, कहीं पर भी हो, ट्रैफिक में फंसे हो, हमेशा एक चीज मेरी समझो, आप लेफ्ट की तरफ चलो, कभी भी ट्रैफिक में नहीं फंसोगे, चाहे कितना घना ट्रैफिक हो. लेफ्ट जो है, ट्रैफिक का जो लेफ्ट साइड है, वहां पे हमेशा स्पेस होता है. एक्सट्रीम लेफ्ट, बस के लेफ्ट. और लोग क्या करते हैं, बीच में फंसा देंगे, राइट में फंसा देंगे, बेवकूफ है. और ट्रैकिंग करते रहो कि अगले 100 मीटर पे या 50 मीटर पे मुझे किस तरीके से बाइक मोड़नी है, आगे यहां से ये निकालना है, वहां से निकालना है. तो फुल टाइम आपका माइंड वहां पे सुपर फोकस रहता है. इसको ध्यान बोलते हैं. और आप आराम से निकाल लेते हो ट्रक के पीछे से, आगे से, ये सब जगह से. लेफ्ट साइड रहो. तो ये लेफ्ट वाला जो मुझे डिस्कवर हुआ, इसको मैंने बहुत बार रीटेस्ट किया, बार बार टेस्ट किया. तो मैंने देखा एक्चुअली में अगर आप सड़क पे चल रहे हो और लेफ्ट साइड पे आप रहते हो तो जाम में आप कभी फंसोगे नहीं. वहां पे हमेशा स्पेस रहता है. बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होगी कि वहां पे स्पेस नहीं रहता. एक बार मैं अपनी बाइक चला रहा था, मैंने फुटपाथ पे चढ़ा दिया. 1000 लोग सड़क पे जाम में फंसे हुए हैं, मैंने फुटपाथ पे चढ़ा दिया और मैं फुटपाथ में विदिन 2 मिनट्स में निकल गया. दिल्ली में ये रोहिणी वाला रोड था, वहां पे जाम लगता है हमेशा. तो मेरी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी हुई कहती क्या है, कहती भैया तुम पागल पागल हो गए हो क्या. अगर आगे फुटपाथ लॉक होता या कुछ ऑब्स्टेकल पड़ा होता, पेड़ नीचे होता या बंद होता या ऊंचाई इतनी होती कि नीचे नहीं उतार सकते बाइक, तो तुम्हें घूम के वापस नहीं आना पड़ता. मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो 100% है. तुमसे किसने बोला कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे फुटपाथ बंद नहीं होगा. तो बोलती है जब तुम्हें पता था कि पॉसिबिलिटी है तो तुमने क्यों रिस्क लिया. मैंने कहा ये कैलकुलेटेड रिस्क है. मैंने कहा लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क मैडम. इफ यू डोंट टेक द रिस्क then you will not find new ways. You are taking the money from your dad and you are thinking कि हाँ मैं बिजनेस करूंगा, तो तुम्हें ये कभी क्लियर नहीं होगा कि क्या नया रास्ता है वहां तक जाने का. वो जब तक नहीं होगा जब तक तुम वहां पहुंचोगे नहीं, स्टार्ट नहीं करोगे, यूनिक प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी. वैसे ही जब तुम सड़क पे हो, फुटपाथ पे बाइक चला रहे हो, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आगे आप निकल नहीं पाओगे. 50% पॉसिबिलिटी होती है. तो अब ऐसे में क्या होता है, आपको यू टर्न मार के बाहर आना, पीछे आना पड़ता है. तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है. अगर मैं ये जो बेवकूफ लोग हैं, 1000 लोग खड़े हुए हैं साइड में, इनकी तरह फंसा रहता तो 2 घंटे वहीं फंसा रहता. 2 घंटे आई वुड हैव स्टेड देयर. 2 hours. कैन यू बिलीव दिस शिट? 2 hours I would have stayed there. गर्मी में, just because I'm not using my brains. पर कैलकुलेटेड रिस्क की वजह से मुझे वापस आना पड़ा. कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा जीवन में कि आपको हमेशा जो रिस्क है वो 0 मिले. कुछ भी आप नया करने चलोगे, हमेशा रिस्क 50-50 रहेगा. 50 के नीचे रिस्क आएगा ही नहीं जब तक तुमने पुराना एक्सपीरियंस नहीं कर रखा है. कुछ लेट्स से तुमने फेसबुक 4.0 तक बना रखा है, तो अब तुम्हारा जो 5.0 बनाने का रिस्क है वो 2-3% है. अब तुम 99% पॉसिबिलिटी है कि तुम 5.0 बना लोगे क्योंकि 4.0 तक बना ले. लेकिन अगर फेसबुक फर्स्ट वर्जन बनाना है
तो अब इतने इसमें दिक्कतें आएंगी कि तुम्हें हो सकता है कि पैसा डुबाना पड़े, फिर सॉफ्टवेयर दोबारा लिखना पड़े, 2 महीने की मेहनत पूरी सॉफ्टवेयर में ख़राब हो जाए, प्रोग्रामिंग दोबारा करनी पड़े तो 3 महीने की पूरी प्रोग्रामिंग ख़राब हो जाए। तो ऐसे में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप नई चीज़ डिस्कवर नहीं कर सकते हो कभी भी। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं होता है कि रिस्क जो है वो ज़ीरो हो जाए। अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क उठाइए। ये नहीं कि 15,000 रुपये 15 लाख रुपए एक साथ डाके बिजनेस में डाल दिए, राइट। तो ये मेरे लिए लाइफ में एक बहुत बड़ी नई चीज़ थी जब मैंने डिस्कवर किया कि यात्रा पे ही प्यार होना चाहिए, यात्रा से ही अटैचमेंट होनी चाहिए, नॉट फॉर द पॉइंट बी। क्योंकि अगर आपको कर्म योग में ग्रो होना है, और कर्म योग आपको पैसा दिलाता है, याद रखिएगा। अभी मैंने ये जो मेरा काम है स्पिरिचुअलिटी वाला, इसको कर्म योग से नहीं जोड़ा है, अभी ये भक्ति योग है। ऑल्दो मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें मार्केटिंग डाली तो ये एक भक्ति योग बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। अब मुझे दिमाग लगाना होगा कि मैं कैसे तुम लोगों को कन्वर्ट करूं। अब कन्वर्ट का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाऊं। कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि ये जो अभी चल रहा है पॉडकास्ट, इससे ज़्यादा वैल्यू मैं कैसे तुम लोग को दूं, तुम्हारी लाइफ में चेंज मैं कैसे लाऊं, और उसके बदले में मैं एक फीस या जो भी है वो चार्ज करूं, ये होता है। तो अभी मैंने वो चीज़ नहीं की है, ऑल्दो आई एम प्लानिंग, बट आई हैव नो आइडिया लाइक मैं कब इसको एग्जीक्यूट करूंगा। क्योंकि अभी मैं अपने जो मेन प्रोफेशन है उसमें मार्केटिंग को टेस्ट कर रहा हूँ। एक बार वहाँ अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। हो सकता है यहाँ ना भी आऊँ, हो सकता है आ भी जाऊँ, मुझे कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा हो सकता है मैं स्पिरिचुअलिटी फ्री रखूँ, लेकिन एक डेडिकेटेड चैनल मैं क्रिएट करूँगा जिसमें सिर्फ ब्रेकअप से रिलेटेड बातें होंगी। मतलब अभी तक ओवरऑल लाइफ में हर कोई बात कर रहा था, अब मैं नीच डाउन करने वाला हूँ इसको। सो माइक्रो निच पकड़ रहा हूँ मैं। माइक्रो निच मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बिग बास्केट है, वो सब कुछ बेचता है, पर कंट्री डिलाइट सिर्फ दूध बेचता है, ठीक है। अगर आप देखो तो रिलायंस जो डिजिटल है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचता है, पर एप्पल जो है वो सिर्फ मोबाइल बेचता है। या बोट का जो हेडफोन है तो वो सिर्फ हेडफोन्स बेचते हैं, वो मोबाइल नहीं बेचते। तो निच डाउन करना होता है। आप क्या एक चीज़ पकड़ो, उसमें जैसे आपने देखा होगा एक डॉक्टर है जो सिर्फ पीठ रीढ़ की हड्डी का इलाज करता है, तो उसको न्यूरो सर्जन बोलते हैं, तो वो माइक्रो निच है। हालांकि वो जनरल फिजिशियन वाला काम भी देख सकता है, लेकिन वो नहीं देखेगा, राइट। एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो सिर्फ अर्थराइटिस का इलाज करता है, वो इसका इलाज नहीं करता कि सेरेब्रल पाल्सी भी देखो, ऑटिज्म भी देखो, चाइल्ड भी देख लो, पीडियाट्रिक भी देख लो, एडल्ट भी देख लो, सब देख लो। ये ऐसे जैसे लोग करते हैं ना। तो आपको पोजीशनिंग कहाँ करनी है वो समझना होता है। तो मेरा एक प्लान है कि मैं ब्रेकअप के ऊपर एक चैनल डेडिकेट करूँ अलग से। इसमें मैं सिर्फ ब्रेकअप पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा, कुछ बात नहीं करनी है। सिर्फ ब्रेकअप के बाद जो स्टेज होती है उसमें हील कैसे हो सकता है उसके ऊपर बात करूंगा, ब्रेकअप से रिलेटेड बात करूंगा, ब्रेकअप के बाद जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अभी तक 2 या 3 लड़कियां आ चुकी हैं बड़ी खतरनाक, और उन्होंने काफ़ी मुझे परेशान किया है। तो इस परेशानी को मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ आराम से। मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यात्रा पे फोकस करना है। मुझे ये देखना है कि मैं कैसे लोगों को उठा के लेके आऊं। देखिए, ब्रेकअप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट पैचअप से ज़्यादा लोगों का आज ब्रेकअप हो रहा है, और ब्रेकअप के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोचो, एक ऐसा कोच हो जो लव गुरु ना हो, वो हो हेट गुरु मतलब वो हो हीलर, ब्रेकअप हीलर। तो आप सोचो कि वो
एक ऐसा पेज हो, एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ ब्रेकअप के बारे में बात करे, उसकी पोजीशनिंग सिर्फ ब्रेकअप के बारे में हो, कितना मजा आएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, प्रॉब्लम बड़ी है। इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, अच्छे खासे पैसे, कि देखो 1-on-1 सेशन दिया जा सकता है, मान लो 2-3 हज़ार रुपए में। ऑब्वियसली गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन गरीब लोग कुछ भी वैसे भी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। बट ये जो सिचुएशन है ना, कि ये जो सवाल आता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, देयर आर पीपल हु कैन अफोर्ड इट। आजकल EMI प्लान्स है, यू कैन ऑलवेज अफोर्ड। देखिए, आप सब ने जो भी मेरे को सुन रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर खरीदा होगा जो उनकी हैसियत से बाहर हो। अब भले ही वो EMI पे खरीदा हो, लेकिन खरीदा जरूर होगा। इसको पेमेंट प्लान पे खरीदना बोलते हैं, कि मान लो 3 महीने की EMI बन गई, 5 महीने की EMI बन गई, ऐसे तो लोग खरीदते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं खरीदते। आजकल एप्पल तो हर कोई खरीद रहा है, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए की नौकरी है और हाथ में एप्पल है 50-60 हज़ार रुपए का, ठीक है। अब तो 1 लाख 1.5 लाख का हो गया। तो ये जो आई कांट अफोर्ड एटीट्यूड है, ये ऐसा नहीं होता है कि पीपल कांट बाय। हाँ, ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु लिटरली कांट बाय, दे आर नॉट माई टारगेट सेगमेंट्स, ओके। बट देयर आर पीपल, सी, यू आर ऑलवेज लुकिंग वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल टू मेक यू अ मिलियनेयर or a billionaire. Very small percentage of people are there who are going to support you in your business, and once they support you, let's say there are 6,000 people and they are buying, these 6,000 people, they are buying 10,000 rupees का course. Can you multiply 6,000 into 10,000? आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखो, 6,000 लोग अगर हैं और वो 10,000 रुपये आपको देते हैं, तो कितना बन जाता है? इन अ ब्लिंक यू विल बी अ मिलियनेयर, ठीक है। तो पर वो अप्रोच तक, वो 6,000 लोगों तक अप्रोच कैसे करें, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, बहुत सारी चीजें होती हैं। पीपल डोंट बाय अ प्रोडक्ट, पीपल बाय ट्रस्ट। पीपल आर बाइंग अ रिलेशनशिप। आप स्टीव जॉब्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो खरीद रहे हो। एप्पल तो आप खरीद रहे हो, वो तो फुलफिल करता है आपकी उस रिक्वायरमेंट को, बट वो जो रिलेशनशिप है, यू आर ट्रस्टिंग हिम इनफ। द एप्पल इज सो अमेजिंग दैट देयर ब्रांड पोजिशनिंग इज अमेजिंग। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग advertisement is from Apple. These people are crazy, let me tell you. So they have made the perception amazing. The mind में एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया है कि हमारे साथ आओ तो दुनिया से अलग हो जाओगे। ये एक एटीट्यूड है, ये बड़ा सही एटीट्यूड है। सो ये कैसे बिल्ड हुआ? ये ट्रस्ट और रिलेशनशिप से बिल्ड हुआ है। तो वो अगर आप किसी के साथ बिल्डअप कर लो, तो फिर आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सोचिए कि आपका बच्चा है, आपसे कुछ खरीद रहा है, तो खरीदने के बाद भी आप उसके साथ रहोगे, खरीद के बाद छोड़ दोगे उसको? ऑब्वियसली खरीदने के बाद रहोगे। यही तो प्रॉब्लम है। लोगों ने कुछ खरीदा आपसे, तो वो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप उसके बाद भी उनकी हेल्प करो। और वो जिस लिए खरीदा है, वो खरीदा इसलिए नहीं है कि वो प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट एक नीड पूरी कर रहा है। लेट्स से आपसे किसी ने ड्रिल खरीदा है, तो वो ड्रिल थोड़ी मांग रहा है, मांग तो वो ड्रिल रहा है, लेकिन वो खरीद क्या रहा है? वो छेद खरीद रहा है, वो होल खरीद रहा है, वो ड्रिल नहीं खरीद रहा भैया। कोई टॉर्च खरीद रहा है, टॉर्च नहीं खरीद रहा है, वो प्रकाश खरीद रहा है, वो लाइट खरीद रहा है। इनफैक्ट लाइट भी नहीं खरीद रहा है, वो कुछ देखना चाहता है, वो अंधेरा हटाने की बात कर रहा है। वो प्रकाश खरीद रहा है, वो लाइट खरीद रहा है, वो फर्नीचर को लिए उसने खरीदा है, फर्नीचर में कुछ देखना है तो वो खरीद रहा है वो। तो आपको प्रोडक्ट सिर्फ एक मीडियम होता है फुलफिलमेंट करने के लिए उसकी नीड को। एप्पल आदमी इसलिए नहीं खरीदता है कि एप्पल खरीद रहा है। आदमी एप्पल मोबाइल से यूज करके अच्छी फोटोज खरीद रहा है, स्टेटस खरीद रहा है, स्टेटस खरीद रहा है।
एक सेंस ऑफ प्राइड खरीद रहा है, एटीट्यूड खरीद रहा है, एरोगेंस खरीद रहा है. लिटरली एरोगेंस इज ऑल्सो नीड. पीपल वॉन्ट टू बी घमंडी. मेरे पास सब कुछ है, तुम साले सब तुच्छ प्राणी. ओप्पो चलाते हो तुम लोग, राइट? सो आप सुपर बाइक इसलिए नहीं खरीदते हो कि आपको स्पीड चाहिए 300, वो तो आप बोलते हो, लेकिन एक्चुअली आप सुपर बाइक इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको पूरे मोहल्ले में दिखाना है कि आपके पास सुपर बाइक है. आप स्टेटस खरीद रहे हो. आप बाइक में एक ऐसी श्रेणी में शामिल होना चाहते हो जहां पे सिर्फ उच्च कोटि, ऊंची जात, नीची जात, उसको, ये बहुत बढ़िया है. इसमें भी कास्ट लगा दो. ऊंची जात वाले बाइकर्स क्या होते हैं? जो सबसे ऊंची कास्ट के होते हैं. तो वो कौन है? वो है सुपर बाइकर्स. और निचली जात वाले कौन है? स्प्लेंडर. तो आप एक कास्ट खरीद रहे हो, आप बाइक नहीं खरीद रहे हो, आप कास्ट खरीद रहे हो. ऑल्दो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूं कि कोई स्प्लेंडर चला रहा है तो बेवकूफ है. नहीं, महाबेवकूफ तो वो है जो खरीद रहा है. लेकिन वो खरीद क्यों रहा है, यहाँ पे वो इसलिए बात हो रही है. वो इसलिए नहीं खरीद रहा है उसके पास 300 की स्पीड पे बाइक चलानी. अरे वो कहाँ चलाओगे दिल्ली में तुम? दिल्ली में सुपर बाइक खरीदने का मतलब ही क्या है? यू आर बाइंग द स्टेटस. वही काम जो है 10 लाख की कार करती है, वही काम 90 लाख की कार क्यों कर रही है? 90 लाख की कार में बेटर इंजन है, बेटर ये है, बेटर वो है, लेदर सीट है, ये वो, 4x4 है. कुछ भी बोल लो, तुमने रेंज रोवर इसलिए खरीदी है क्योंकि तुम 1% श्रेणी में आना चाहते हो. तुम ये दिखाना चाहते हो कि मैं ऊपर हूं और तुम चूतिए हो. तुम ये दिखाना चाहते हो. तुम ये दिखाना चाहते हो कि हमारे पास रुतबा है, प्राइड है, समृद्धि है, पद है. हम है, बाकी सब पानी कम है. ये सब है भाई स्टेटस. यू आर बाइंग द स्टेटस, यू आर नॉट बाइंग द कार. BMW कंपनी की ही कार है रोल्स रॉयस. आपको पता नहीं होगा, लेट मी टेल यू. रोल्स रॉयस कार सबसे महंगी कार कहलाई जाती है. फेरारी और इस सब के बाद, मतलब उन्हीं की श्रेणी में आती है ये फेरारी वगैरह. और ये और कौन सी कार है, एक कार और भी है, मुस्टांग, ये सब कार जो है, मस्टैंग व्हाटएवर, तो ये सब कैटेगरी में आती. अब ये सब जो कारें हैं, स्पेशली जो रोल्स रॉयस है, वो BMW की ही है. आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ ही सिर्फ 10 करोड़ की BM ये होती है रोल्स रॉयस, 10 करोड़ की. और प्री बुकिंग में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है ये जो 1% ऑफ द ऑडियंस है इस दुनिया में, 800 करोड़ के 1% जो लोग हैं, मतलब 1 करोड़ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो उनका टारगेट सेगमेंट है. इसीलिए रोल्स रॉयस कभी भी ऐड नहीं करती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक वाले लोग, लैम्बोर्गिनी कभी ऐड, लैम्बोर्गिनी ने पता है क्या बोला? लैम्बोर्गिनी ने बोला कि हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर्स वहाँ है ही नहीं. मतलब क्या, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो बैठे हुए हैं उनकी औकात नहीं है लैम्बोर्गिनी खरीदने की. उसमें से भी कुछ ही होंगे, लेकिन वो उतना एडवर्टीजमेंट में खर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि 1% को फिश आउट करना है, इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो अब सवाल ये आता है कि अगर आपकी खुद की अपनी कार है और इन ब्रांड्स के साथ आपको अगर ये लड़ना है, तो आप कैसे लड़ोगे? तो आपको पहली चीज तो ऐसी कार नहीं बनानी है जो कार ऑलरेडी कॉमन हो. आपका प्रोडक्ट नया क्या कर रहा है, what new thing your product is doing, that has to be understood properly. नया क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, वो लेके आ गए वो सब, वो पता नहीं क्या क्या, वो ठीक है, वो उनके फीचर्स हैं. आपका क्या, आपके और इसमें डिफरेंस क्या है? वो क्यों नहीं खरीदेगा आदमी, ये क्यों खरीदेगा? जब ऑलरेडी मार्केट में वो चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो उसका छोड़ के आपका खरीदेगा? मुझे आज से 6 महीने पहले एक कंपनी बुलाया,
मार्केटिंग के लिए। ऐसे ही मैं गया था टाइम पास के लिए, तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या है, लोग किस तरीके से तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो अभी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी अपना। तो उसकी एक शर्ट 4,000 5,000 5,000 रुपये की थी। तो बोलती है कि इसको कैसे बेचना है। मैंने कहा इसको बेचने को, मैं अंदर से मैंने कहा यार इसको कैसे बेचना है, समझ नहीं आ रहा है ये वो। तो मैंने कहा कि लोग लेंगे क्या उसको, वाई वुड अ पर्सन विल बाय दिस 4-5 हज़ार रुपये की शर्ट, जब वहाँ पे उस कैटेगरी में ऑलरेडी इतने कंपटीटर से आप नया क्या कर रहे हो, आपकी क्या पोजीशनिंग है, आपका नया। आप अगर मिरिंडा को देखो, आप अगर लिम्का को देखो, आप अगर थम्स अप को देखो, आप अगर फैंटा को देखो, सब मीठी कोल्ड ड्रिंक है, शुगर वाटर है। अब आप कहोगे इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं, कलर डिफरेंट है उनका। एक छोटी सी चीज से डिफरेंट हो जाता है कि हम भैया ऑरेंज कैटेगरी में है, हमारा ऑरेंज है, हमारा टेस्ट भी थोड़ा अलग है। और लिम्का और फैंटा को अगर आप फैंटा और मिरिंडा को अगर आप पियोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मिरिंडा है फैंटा है। थोड़ा बहुत अगर आप बहुत पी रखा है तो समझ में आएगा, लेकिन टेस्ट से नहीं डिफरेंशिएट किया जाता है। डिफरेंशिएट किया जाता है ये जो आपका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो क्या है, सेलिंग की प्रोपोजिशन क्या है, मार्केटिंग जो प्रोडक्ट की जो पोजिशनिंग है वो कहां हो रही है, ये समझना होता है। अब अगर आप देखोगे कि अलग अलग इतने सारे प्रोडक्ट्स आए कंपनी के, आधे से ज़्यादा तो कोका कोला और पेप्सी का ही है, सारे कोका कोला और पेप्सी का ही है मोस्टली। अभी पार्ले जी का थम्स अप था, वो 1993 में कोका कोला ने खरीद लिया। अब सवाल ये आता है कि ये जो पोजीशनिंग है, तो ये जो पोजीशनिंग हुई है, इसमें डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर आप आराम से देख सकते हो कि डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर क्या है। आप थम्स अप अलग कैसे है कोक से, अगर आप सीधा सीधा बोलोगे तो एक तो पैकेजिंग उनकी अलग है, थम्स अप है, और एक तो ये भी है कि जो टेस्ट है वो भी उनका डिफरेंट है। तो पोजीशनिंग उनकी टेस्ट से भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। तो बहुत सारे और भी चीजें हैं जिससे पोजीशनिंग की जा सकती है। द प्रोडक्ट इटसेल्फ जो पोजीशनिंग होती है, जो टेस्ट की पोजीशनिंग होती है, वो बिल्कुल आखिरी में होती है। मतलब वो बिल्कुल नीचे करके रखनी चाहिए, मतलब उसको लेके पोजीशनिंग नहीं करनी चाहिए कि हमारे रेस्टोरेंट का टेस्ट अलग है। वो तो तब पता चलेगा जब लोग आएंगे। थम्स अप ऑलरेडी बहुत पहले से लोगों के दिमाग में थी, इस वजह से उसका जो टेस्ट है उससे पोजीशनिंग उसकी अलग हो गई, क्योंकि लोगों ने चख रखा है कि कोक अलग है, थम्स अप अलग है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को सबको देखो साफ साफ, तो आपको पता है क्या समझ में आएगा। आप देखो कि डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर से इन्होंने अलग अलग कर रखा है। लिम्का अलग है, ये अलग है, वो अलग है। लिम्का एकदम वाइट कर दिया है, वो लेमन की तरह कर दिया है, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखने में भी सब अलग है। पोजीशनिंग भी उसकी अलग है। माजा की पोजीशनिंग अलग ही है, रेडबुल की अलग ही पोजीशनिंग है। रेडबुल कह रहा है हम है ही नहीं इसमें, भाड़ में जाओ, हम सबसे ऊपर आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको विंग्स देते हैं, हम एनर्जी ड्रिंक हैं। और रेडबुल का अगर आप एडवर्टीजमेंट देखोगे तो ऊपर पहाड़ से कोई कूद रहा है, पैराशूट से कोई कूद रहा है, कोई वहां से स्की कर रहा है, वहां से स्की कर रहा है। तो रेडबुल हमेशा डेंजर सिचुएशंस के, मतलब रेडबुल की जो पोजीशनिंग है वो अलग ही है। वो ऐसे कभी पोजीशनिंग, उसका एड अलग है, उसका जो पैकेजिंग है वो अलग है, उसका जो प्राइसिंग पॉइंट है वो अलग है, सब कुछ अलग है। अब रेडबुल इसीलिए तो अंदर घुस पाया, रेडबुल घुस पाया क्योंकि रेडबुल ने कुछ नया किया था। तो आप नया क्या कर रहे हो? भिन्नता चाहिए माइंड को। इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो आप देखोगे कि भौतिक जगत का एक नंबर 1 रूल है कि जुपिटर अर्थ से अलग है, अर्थ वीनस से अलग है, लेकिन है मटेरियलिस्टिक, सब कुछ सेम। जो अधिष्ठान है सब कुछ सेम है। मेरी आवाज तुमसे अलग है, लेकिन मेरी और आवाज और तुम्हारी आवाज दोनों साउंड वेव्स हैं, पर अलग अलग है। भौतिक जगत में सेंसेस के थ्रू सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग स्वाद ले रहा है, अलग अलग सुनाई दे रहा है, अलग अलग महसूस हो रहा है, और अलग अलग स्मेल है सबकी, अलग अलग स्वाद है सबका, टेस्ट सब कुछ अलग अलग है, स्मेल अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो भौतिक जगत का सबसे पहला नियम है, बिजनेस में भी अप्लाई होता है अगर आप देखोगे तो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप नया क्या ले। तो मेरे को जब इन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये करना है, 5,000 रुपए की शर्ट बेचनी है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा इसमें नया क्या है? तो बाप रे बाप, वो तो मतलब इतना अपसेट हो गए थे। मैंने कहा इसमें नया क्या कर रहे हो आप? क्या नया कर रहे हो भाई? क्या नया कर रहे हो आप? कुछ नया कर रहे हो? क्या नया कर रहे हो? शर्ट ही तो बेच रहे हो। आपको पता है कितना टाइम लगेगा आपको ये सब, और आप मीडियोकर बन के रह जाओगे।
अगर आपको कुछ भी अलग करना है तो आपको कुछ ऐसा करना है, कपड़ों ही, फैशन की ही इंडस्ट्री में अगर आप देखो, जूतों का अगर आप देखो, जूते रीबॉक अलग है, नाइकी की पोजीशनिंग अलग है, स्केचर्स की अलग पोजीशनिंग है। स्केचर्स कहता है हम स्पोर्ट्स सेगमेंट में आते हैं, भाड़ में जाओ। वी रन, हम दौड़, हमारा, अगर आपको दौड़ना पसंद है तो हमारे पास आइए। तो इन लोगों की जो पोजीशनिंग है वो सब अलग अलग तरीके से की जाती है। स्केचर्स का जो है वो एक, अगर आप देखोगे तो एक अलग ही ब्रांड पोजीशनिंग बनी हुई है दिमाग में। उसके बाद गुची है। गुची कहता है कि भैया हम तो हाई टियर के लिए, भाड़ में जाओ। गुची कहता है कि हम 15,000 20,000 रुपए के जूते हम अमीरों के लिए हैं। तो ये प्राइसिंग से इन्होंने पोजीशनिंग अलग कर दी। प्रोडक्ट भी इनके शायद अलग ही होंगे, डिजाइनिंग अलग है। तो क्या अलग कर रहे हो आप, उसमें आपको डिफरेंट करना पड़ेगा कि प्राइसिंग अलग है, क्या अलग। अब अगर किसी जूते के सेगमेंट को आना हो तो कैसे आएगा? क्या वो ऐसा लेके आएगा कि नया क्या लेके आएगा कि इसके जूते ही लोग खरीदेंगे? क्या लेके आएगा वो? तो इसमें बेटर होगा कि आप जूता पकड़ो ही मत। आप सैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाले, जो ये सैचुरेट हो चुका है हर तरफ से, हर एंगल से सैचुरेट हो चुका है। ऑल्दो देयर माइट बी सम पॉसिबिलिटीज, बट पकड़ो ही नहीं ना, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जूता पहनने की प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कुछ नई प्रॉब्लम पकड़ के सॉल्व करो, ये कुछ यूनिक प्रॉब्लम पकड़ के सॉल्व करो, वो आप, उससे आप बेहतर कर सकते हो अपने आप को। तो भिन्नता कहां है, सेपरेशन कहां है? मटेरियल वर्ल्ड में भिन्नता का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है? वो कहां पे है? पोजीशनिंग जो होती है ना, वो किस तरीके से आप माइंड के, हम ये हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है? मेरा नाम पार्थ है तो लाखों लोगों का नाम पार्थ है, तो पार्थ में डिफरेंस क्या है? क्या पार्थ संदीप महेश्वरी की तरह है या पार्थ अलग है? बहुत सारी चीजें होती हैं। अब संदीप महेश्वरी आप करके बुलाते हैं, कई ऐसे स्पीकर्स हैं जो तुम करके बात करते हैं, तो अलग क्या है? संदीप महेश्वरी सेक्स के बारे में कभी बात नहीं करते। कई ऐसे स्पीकर जो पूरे दिन सेक्स के बारे में ही बात करते हैं। अगर आप ओशो को सुन लोगे तो दिन से शाम तक आपको सेक्स की ही बातें मिलेंगी। संभोग संभोग संभोग, उनकी बुक भी आई हुई है, संभोग से समाधि, सब समथिंग लाइक दैट, है ना। अगर आप जे कृष्णमूर्ति देखोगे, उनकी पोजीशनिंग अलग है। लेकिन अगर कोई इंसान कॉपी कैट आ जाए तो कॉपी कैट कभी चलता नहीं है। कॉपी कैट मीडियोकर बन के रह जाता है। कभी भी यूनिक कॉपी कैट, जितने भी अमिताभ बच्चन के कॉपी कैट हैं, आपको लगता है वो अमिताभ बच्चन के बराबर पहुंच गए? या जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट आजकल के हैं, आपको क्या लगता है क्या कर रहे हैं वो? किसी का नाम जानते हो? सब मीडियोकर हैं, बस चल रहा है किसी तरीके से चल रहा है। कपिल शर्मा देखो, ही इज अ मिलियनेयर राइट नाउ। कपिल शर्मा मिलियनेयर क्यों है? क्योंकि वो कुछ नया लेके आया है। वो कुछ ऐसी, इस तरीके से, उसकी कॉमेडी का जो स्टाइल है वो अलग है। वो रिलेटेड, घर से उठाता है चीजें, आइटम। शुरू से उसकी टाइमिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। वो कुछ अलग था, उसके अंदर कुछ अलग स्टाइल थी, एक अलग कलर दिख रहा था उसके। कृष्णा सुदेश का अलग कलर है अगर आप देखोगे तो क्या नया लेके आ रहे हो आप? और स्पेशली जब आप आर्टिस्ट जोन में आते हो, जैसे अगर आप एक सिंगर हो, अब सिंगर में आप कुछ नई आवाज लेके आ रहे हो या कुछ अलग लेके आ रहे हो, एक डिफरेंट स्टाइल। माइकल जैक्सन की अलग स्टाइल है, आतिफ असलम की अलग स्टाइल है, अरिजीत सिंह की अलग स्टाइल है, के की अलग स्टाइल है। लोग कंपेयर करते हैं, लोग बेवकूफ हैं। अरे ब्लैक कलर को व्हाइट कलर से क्या कंपेयर कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दोनों की ही जरूरत है। ऑरेंज कलर को पीले कलर से क्या कर रहे हो? सब अलग अलग कलर है अंकल। और सबकी जरूरत है, तो अलग क्या लेके आ रहे हो? स्पेशली जब एक चीज और भी है, सिंगर्स में क्या होता है कि आपको जब तक वो मार्केटिंग मीडियम नहीं मिलेगा, तब तक आप लोगों को दिखाओगे कैसे कि मैं अलग हूं। यहीं पे प्रोड्यूसर्स जो है ना करप्ट हो गए, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। तो यहां पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट जो डेमो ही नहीं हो पा रहा प्रोडक्ट का। जो सिंगर्स है उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो जब मौका नहीं मिल रहा, डेमो नहीं हो रहा तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी चल रहा रिमिक्स का टाइम, तो रिमिक्स के टाइम में दिक्कतें हो जा रही हैं। रिमिक्स भी समथिंग, रिमिक्स क्यों आया? क्योंकि रिमिक्स लोगों को पसंद है, कुछ नया था।
तो रिमिक्स आ गया। मैं आपको एक चीज लिखवा के दे रहा हूं, अगर आपको भौतिक जगत में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको ये देखना है कि मैं कुछ अलग कैसे करूं, और अगर आपसे अलग नहीं हो पा रहा है तो कोई और प्रॉब्लम पकड़ो। उस प्रॉब्लम को जब 1000 लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो तुमको उसमें घुसने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है तुमको प्लेबैक सिंगर बनने की? तुम लाइव सिंगिंग करो, हाउस पार्टीज होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, क्या नहीं कर सकते? प्री वेडिंग शूट्स में गाने होते चाहिए होते, उसको करो, है ना। आज की डेट में अगर आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे गाते हो ना फोन पे बैठ के गिटार पे, तो 1500 रुपये आप चार्ज कर सकते हो 15 मिनट के। और आप मनाली में, लद्दाख में बैठ के, अगर इंटरनेट अच्छा है तो वहां से आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हैप्पी बर्थडे गा के 1500 रुपये ईच परफॉर्मेंस ले सकते हो। और विद इन 2 to 3 आवर्स आप 15-15 मिनट काउंट करके समझ लो आपका दिन का 10,000 रुपये निकल आया। और 1500 अभी ले, बाद में 3000 ले लेना, और क्या। इतने अलग अलग आइडियाज हैं। आइडियाज की कमी नहीं है, म्यूजिक को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जिंगल्स में जा सकते हो आप। तो ये तो चलो आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन अगर आप एक कॉमनैलिटी देखोगे तो भिन्नता दिखेगी आपको। नया क्या है? लोगों को नया चाहिए, लोगों को नया चाहिए भैया। नया क्या है? जैसे मुझे ये अच्छे से पता है कि जो मेरी ब्रूटल ऑनेस्टी है वो लोगों को काफी पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पहले से पता था कि सोशल मीडिया के टाइम में आपको ढोंग नहीं करना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि BMW में मैं बैठा हुआ हूं और तुम लोग देखो कुछ नहीं हो, ये नहीं दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि मिडिल क्लास फैमिली है, मम्मी झाड़ू से मार रही है, ये दिखाओ। सौरभ जोशी बनो, देखो कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, मेरे साथ क्या है कि मैं ब्रूटल ऑनेस्ट हूं। मुझे पता है ऑनेस्टी सोशल मीडिया में बड़े अच्छे से काम करती है। मेरी जो ऑनेस्टी है, जो एक दीवार नहीं है मेरे बीच में, मेरे और आपके बीच में कभी दीवार नहीं हो सकती। तो वो जो दीवार नहीं है, ये एक यूएसपी बन रही है मेरी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल यूएसपी, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट ओवर हियर। देयर इज नोबडी हु इज ब्रूटल ऑनेस्ट ऑन द सोशल मीडिया। देयर इज नोबडी हु इज टॉकिंग अबाउट, दे आर जस्ट शोइंग पॉजिटिव। तो अब यहां पे एक डिफरेंस कैसे कर सकते हो आप वो बात करो जो आपकी कमजोरी है, क्योंकि कमजोरी सबकी है, वो रिलेट करेंगे। आप कहोगे मेरे बम में स्ट्रेच मार्क्स हैं, आप बात करो। आप ये क्या दिखाते हो कि मेरे बम देखो कितने कर्वी हैं, देखो मेरे बटक्स कितने कर्वी हैं, कर्वी। आओ इसके ऊपर पानी की ड्रॉप डालो, नीचे जाएगी, अंदर गुदगुदी होती है। आप ये दिखाओ ना कि मेरे बम में स्ट्रेच मार्क है, लोग आपसे रिलेट करेंगे, कहेंगे भाई मेरे भी है, मेरे भी है। आप कुछ ऐसी बात करो जो लोगों में कॉमन है आपके साथ। नाटक मत करो कि मैं BMW में बैठा हुआ हूं। लोगों को गुस्सा आता है, ठीक है, ये वो दिन चले गए, उसकी पोजीशनिंग की जो दिन थे वो चले गए। 2018-17 की बात कर रहे हो, 15-14 की बात करो, 13 की बात कर रहे हो। उस समय लोगों को लगता था कि हाँ लंबोर्गिनी में पंजाबी गाना शूट हो रहा है और लंबोर्गिनी में लड़कियां उतर रही, 4 पंजाबी गाने, पंजाबी रैपर्स। अरे वो दिन चला गया भैया, वो कोई नहीं देखना चाहता। आप लंबोर्गिनी में तुम उतरोगे, लोग तुमको गाली देंगे, कहेंगे साले मेरे पास यहाँ पे स्प्लेंडर में मैं चल रहा हूं और तुम साले लंबोर्गिनी में उतर रहे हो। उस समय लोगों को अच्छा लगा, को कुछ नया था। चलो अच्छा ठीक है, बड़ों की लाइफ कैसी होती है, अमीरों की लाइफ कैसी होती है, चलो देखते हैं, मजा आता है, क्या होगा, मजा आ जाएगा, क्या टेंशन है। अब बोर हो गए लोग। भैया कर्व नीचे गिरता है, कर्व ऊपर आता है, फिर कर्व नीचे गिरता, फिर कर्व ऊपर आता है। कुछ नया लेके आओ। रिमिक्स का जमाना अब जा चुका है, अब आएगा इंडिपेंडेंट, लेकिन वो होगा नहीं। और कौन लेके आएगा? यही जो म्यूजिक कंपनी के लेबल्स हैं, यही लेके आएंगे। जब तक रिमिक्स चलेगा तब तक चलाएंगे, जैसे रिमिक्स खत्म हो कुछ नया लेके। नोरा फतेही को चला रहे हैं, नोरा फतेही आगे, नोरा फतेही, फिर वो कटरीना कैफ को ले आया, सनी लियोनी को ले आया, ये नया सबको लेके आया। लोगों को पसंद है, लोग चल रहा है। एक टाइम आएगा तुम कितने भी आइटम सिंगर्स ले आओ, आइटम डांसर ले आओ, लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी लोगों को अरेबियन सिंगर्स, अरेबियन डांसर्स और ये बिना कपड़ों के लोग देखने की आदत है। इंडिया में अभी आज के टाइम में प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अगले 10-15 साल में आप कितनी भी नंगी लड़कियां ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर आगे सिलिकॉन के बूब्स लगा लिए, पीछे सिलिकॉन लगा लिया और हाई गर्मी कर रहे हो, करो और हिलाओ, तो उससे क्या होगा, लोगों को बड़ा ये शुरू में मजा आता है, शुरू के 10-15 साल बस, और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, फिर नया लाना पड़ेगा कुछ। आप अगर देखो आईफोन की, अगर आप देखो तो वो कुछ आईफोन 14 में क्या है, सैटेलाइट से भी काम करता है।
अच्छा नया है भाई, अरे भाई सब एक सिग्नेचर की फैक्टर होता है, बस एक सिंगल, कि इसमें वो एक पूरा भारी पड़ता है, वही कैमरा वही सब कुछ, थोड़ा सा बेटर वही सब कुछ, उसके बाद कुछ नया। अच्छा ये क्या करता है, सैटेलाइट से बात कर सकता है, अगर आप कहीं बीहड़ में फंसे हुए हो तो सैटेलाइट फोन बन जाएगा ये। तो अगर आप देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर एवरीवेयर। इफ यू सी बोट कैसे सक्सेसफुल हुआ, बोट सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि वो डिजाइनिंग में हेडफोन को लेके आया। पहले हेडफोन में डिजाइन नहीं थी, स्टाइल नहीं थी, स्टाइलिश हेडफोन्स लेके आया वो बोट। और इन लोग की तो बात ही मत करो, ये लोग तो वैसे वेंचर कैपिटलिज्म, इनको पैसा 100 करोड़ 150 करोड़ की फंडिंग मिल जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है जहाँ पे आपको सच बताऊं फंडिंग की कोई ज़रूरत ना पड़े, ज़ीरो से आप स्टार्ट करो, वो बिजनेस होता है, तब देखते हैं आपकी कितनी औकात है। तो बहरहाल ये सब पूरा मेरा जो अभी ये था एक्सपीरियंस था, ये मैंने काफ़ी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा आज सारा छिड़क देता हूँ आपके ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया हो, एंड टेक केयर, थैंक यू।